ये खबर गर्म थी कि हुकूमत नहीं रहेगी। 5 बरस की मुद्दत पूरी होने से पहले हुक्मरानों का वक्त पूरा हो चुका था। अखबारात में खबरें शाया होती थीं और कॉलम लिखे जाते थे कि काशिफ अकबर की तमाम सियासी गलतियों के रिकॉर्ड्स अदालत में पेश किए जाएंगे और मुख्तलिफ मीडिया के जरिए अवाम को अदालती कार्रवाइयों से बाखबर रखा जाएगा। इस मुल्क में ये कभी नहीं होता। सियासी शख्सियात के जराइम साबित होते रहें तब भी उनके खिलाफ खुली अदालती कार्रवाई नहीं होती और न ही किसी करप्ट सियासतदान को कभी सजा दी जाती है। अगर ठोस सबूत और गवाहों की वजह से फांसी का फंदा लाजमी हो जाए तो उससे पहले ही उस सियासतदान को मुल्क से फरार होने और दूसरे मुल्क में सियासी पनाह हासिल करने का मौका फराहम कर दिया जाता है। बड़े बड़े अखबारात और बार एसोसिएशन के वकला यकीन दिला रहे थे कि काशिफ अकबर को अदालत से सजा दिलाएंगे और उसे मुल्क से फरार होने का मौका नहीं देंगे। मुल्क के हसास इदारे के बड़े ओहदेदार भी यही कह रहे थे। मिस्टर वो को भी यकीन था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आइन की हुक्मरानी होगी और कानून के मुताबिक सख्ती से काशिफ अकबर का मुहासबा किया जाएगा। लेकिन सियासी चाल जरा सी बदल गई। इससे पहले कि काशिफ अकबर का मुहासबा किया जाता, असेंबली तोड़ दी गई, एक अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई। ये कहा गया कि अबूरी हुकूमत 90 दिन यानी 3 माह के अंदर नए इंतखाबात करवाएगी। इंतखाबात के नतीजे में जो नई हुकूमत आएगी वो काशिफ अकबर के सियासी जराइम का मुहासबा करेगी। अबूरी हुकूमत इसलिए मुहासबा नहीं करेगी कि इस कलील मुद्दत में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। सियासी कलाबाजियां अवाम की समझ में नहीं आती। अवाम को ये समझाया गया कि नई हुकूमत काशिफ अकबर का बेरहमी से मुहासबा करेगी, लेकिन काशिफ अकबर को सियासी दावपेच के जरिए बचाव करने के लिए 3 माह की मोहलत दे दी गई। इस बात की जमानत नहीं दी जा सकती कि नई हुकूमत वाकई कामयाब मुहासबा करेगी या नहीं। मिस्टर वो अपनी जिद्दोजहद को खाक में मिलते देख रहा था। उसने फोन के जरिए बार एसोसिएशन के ओहदेदारों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मैंने जो सबूत पेश किए हैं उनके पेश नजर काशिफ अकबर को गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन वो आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए आजाद रहेगा। बार एसोसिएशन के ओहदेदारों ने कहा, ऐसा नहीं होगा। अबूरी हुकूमत के हुक्मरान ये यकीन दिला रहे हैं कि जिन सियासतदानों ने कर्जे लेकर अदायगी नहीं की है उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। काशिफ अकबर भी कर्ज ना दहिंदगान की फहरिस्त में है। अगर मुहासबा किया जाएगा तो वो अरबों रुपए का मकरूज साबित होगा, लिहाजा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगा। मिस्टर वो ने कहा, मैंने जो ठोस सबूत पेश किए हैं उनके नतीजे में काशिफ अकबर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, फिर उसके अरबों रुपए के कर्जों का मुहासबा कौन करेगा? बार एसोसिएशन के ओहदेदारों ने कहा, हम कानून के रखवाले हैं। काशिफ अकबर को कानून की गिरफ्त में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उसे इल्जामात से बचने और इस मुल्क से फरार नहीं होने देंगे। मिस्टर वो ने कहा, आप हजरात कोशिश करें, मैं हकीकत समझ गया हूँ। खुफिया हाथ के इशारे से असेंबली तोड़ दी गई है। खुफिया हाथ आइंदा अपनी मर्जी का हुक्मरान लाएगा और काशिफ अकबर को बच निकलने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि काशिफ अकबर आइंदा कभी भी काम आ सकता है। मिस्टर वो फोन बंद करके संजीदगी से सोचने लगा। इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत अवाम है। जब तक अवाम अपनी ताकत को नहीं समझेंगे तब तक अखबारात, वकला की अंजुमन और मुल्क के दानिश्वर चीखते रहेंगे और मुहासबा करने की नाकाम कोशिशें करते रहेंगे और अवाम ये समझ नहीं पाएंगे कि रोज बरोज उनके हालात बद से बदतर और फिर बदतरीन क्यों होते जा रहे हैं। जिससे पूछा जाए वो यही कहेगा कि हालात बुरे हैं, जबकि हमारी हालत ये है कि आंखों से बुराई देखकर अंधे बन जाओ, कानों से झूठ सुनकर बहरे हो जाओ। जहन समझाए कि जो एक बार हुक्मरान बनकर कौम का खून चूसता रहा उसे दूसरी बार वोट न दो तो अपने जहन की बात न मानो। उस खून चूसने वाले को वोट देकर फिर अपने ऊपर मुसल्लत कर लो और कहते रहो कि अपने हालात बुरे हैं। मोबाइल फोन से बजर की आवाज उभरी। उसने ऑन करके कान से लगाया, फिर कहा। दूसरी तरफ से कहा गया, कॉलिंग कोड नेम वो टू की आवाज सुनाई दी। सर, छाछरों की एक बस्ती में राहू दादा नजर आया है। हम उसकी बीवी और बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। कल शाम उसके बीवी बच्चे उमरकोट से छाछरों आए थे। तभी हमने समझ लिया कि वो अपने सरपरस्त राहू दादा से मिलने के लिए उमरकोट से इतनी दूर आए हैं। मिस्टर वो ने कहा, थर पुलिस और जिलाई इंतजामिया का अखबारी बयान था कि राहू दादा गिरफ्तारी के खौफ से फरार हो गया है। उसे तलाश किया जा रहा है। क्या अब वो छाछरों पुलिस की नजरों में नहीं आ रहा है? वो टू ने कहा, सर आप तो जानते हैं पुलिस अवाम के लिए नहीं वडेरों के लिए काम करती है। राहू दादा को वडेरा कमाल सौले और लाला धर्मदास की सरपरस्ती हासिल है। वो उसे तहफ्फुज दे रहे हैं। उसके लिए कोई खतरा पेश आएगा तो उसे सरहद पार करवा के राजस्थान पहुंचा देंगे। मिस्टर वो ने पूछा, वहाँ तुम्हारे पास कितने बंदे हैं? वो टू ने कहा, उस इलाके में हमारे 7 जांबाज हैं। उनमें से 2 जांबाज राहू दादा की निगरानी कर रहे हैं। 4 जांबाज कमाल सौले और लाला धर्मदास के घरों और सरहदी
इसी औताक के आसपास मौजूद हैं। बाकी एक ने पुलिस इंस्पेक्टर की सरगर्मियों पर नजर रखी हुई है। मिस्टर वो ने कहा, मैं आ रहा हूँ। मेरे पहुंचने तक राहू दादा को सरहद पार जाने का मौका न दो। वो पुलिस इंतजामिया और वडेरे की मदद से फरार होना चाहे तो उसे गोली मार कर जख्मी कर दो। मेरे आने तक उसे किसी भी तरह जिंदा रखो। वोटू ने कहा, ऑल राइट सर। वो आपकी आमद तक जिंदा या नीम मुर्दा रहेगा। थर के सहरा में और सरसब्ज व शादाब इलाकों में अक्सर गैर ममालिक से शिकार के शौकीन अमीर कबीर लोग आते हैं। हिरन, सांभर, नीलगाय, तीतर और बटेर वगैरह के अलावा खूबसूरत लड़कियों को भी शिकार करते हैं। राहू दादा और उसके हवारी इन दौलतमंद शिकारियों के लिए लड़कियां फराहम करते थे। बाज शिकारी कच्ची उम्र की लड़कियों का शिकार करना पसंद करते थे और ऐसी कमसिन लड़कियों के इवज राहू दादा की झोलियां नोटों से भर देते थे। वो उस इलाके में औरतों का दल्लाल कहलाता था। उसके बावजूद वहाँ के गरीब बाशिंदे उसके आगे हाथ जोड़कर सर झुकाते थे, क्योंकि पुलिस, वडेरे और उनके गुंडे सभी उसके बॉडीगार्ड्स बने रहते थे। जो दौलतमंद शिकारी वहाँ शिकार खेलने आते थे वो अय्याशी के लिए सभी को बड़ी बड़ी रकमें बख्शिश के तौर पर देते थे। पिछली बार राहू दादा ने 3 कमसिन लड़कियों कुलसी, तारा और रानी को शिकार करने के लिए एक अमीर कबीर गैर मुल्की शिकारी के सामने पेश किया था। मिस्टर वो ने उन लड़कियों को बर्बादी से बचाने की कोशिशें की थी, लेकिन वो केटी बंदर के मामले में मसरूफ था। उसकी अदम मौजूदगी में उन कमसिन लड़कियों के साथ ऐसी दरिंदगी के साथ इज्तिमाई ज्यादतियां की गई थीं कि वो तड़प तड़प कर मर गई थीं। उनका अंजाम देखकर मिस्टर वो का सर शर्म से झुक गया। उसने उस शर्मनाक मामले को अखबारों के जरिए उछाला था और मुतालबा किया था कि गैर मुल्की शिकारी और राहू दादा को गिरफ्तार करके सजाएं दी जाएं। तमाम अखबारात और हसास इदारों की तरफ से भी यही मुतालबा था। फिर आला हुक्काम की तरफ से हमेशा की तरह यकीन दिलाया गया कि पुलिस और इंतजामिया राहू दादा और उसके चंद हवारियों को तलाश कर रही है, लेकिन मुतल्लिका आला ओहदेदारों की तरफ से अवाम को ये समझाने की कोशिशें की गई कि गैर मुल्की शिकारी जा चुके हैं और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं होगी, क्योंकि इस मुल्क से पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। लिहाजा इस मामले को राहू दादा की गिरफ्तारी तक महदूद रखा जाए। लेकिन जैसा कि होता आया है, राहू दादा को भी फरार होने का मौका दे दिया गया था। वोटू की टीम जानती थी कि राहू दादा फरार नहीं हुआ है। थर के बड़ों की सरपरस्ती में कहीं रूपोश है और वाकई वो छाछरों में था। पिछली रात उसकी बीवी और बच्चे उससे मिलने आए थे। उसके बच्चों में एक जवान बेटा और 2 छोटी बेटियां कंवल और लाजो थीं। जवान बेटे का नाम जीवन था। जीवन और उसकी माँ शांता को मालूम था कि राहू औरतों की दलाली करता है। चूंकि घर में बड़ी बड़ी रकमें आती थीं, सरकारी ओहदेदार और पुलिस वाले उनकी इज्जत करते थे और इसीलिए राहू की बीवी और बेटे ने बाप की कमाई पर एतराज कभी नहीं किया। सीधी सी बात है कि जब अपने पांव में कांटा चुभता है तब तकलीफ का पता चलता है कि कैसी चुभन और जलन होती है। जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो शांता ने परेशान होकर राहू से कहा, कंवल और लाजो कहाँ हैं? वो अंधेरे से डरती हैं और अंधेरा हो रहा है, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। जीवन, जरा जाकर देखो, वो लाला के घर में होंगी। जीवन ने कहा, लाला घर में ताला लगाकर मंडी गया है। कंवल और लाजो वहाँ नहीं होंगी, पीछे गली में खेल रही होंगी। राहू ने कहा, वो दोनों दोपहर को मुझसे रुपए लेकर गई थी, कह रही थी बर्फी, मिठाई और गोला आइसक्रीम खाएंगी। अब अंधेरा हो गया है, जाओ पीछे गली में देख कर आओ। जीवन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। शांता ने राहू से पूछा, क्यों जी, आप कब तक छुपे रहेंगे? ये मामला खत्म होगा या नहीं? वो बोला, मामला खत्म ही समझो। किसी भी बड़ी से बड़ी बात को अखबार वाले 2-4 दिन खूब उछालते हैं, फिर वो बात अखबारात के कॉलमों और अवाम के जहनों से मिटने लगती है। लोग 3 वक्त की रोटियां हासिल करने के लिए गधों से ज्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत मजदूरी से थक कर दरवाजे पर बंधे हुए गधों की तरह चारा खाकर दूसरे दिन महंगाई के डंडे खाने के लिए सो जाते हैं। शांता ने कहा, हाँ, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। फिर वो कुलसी, तारा और रानी कौन से मुल्क की शहजादियां थीं कि उनका मुकदमा अदालतों तक पहुंच जाता। उनका मामला झाग की तरह उभर कर बैठ गया है। अब आपको छुपना नहीं चाहिए, आप कल बड़े साहब से बात करें। उसकी बात खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। शांता ने उठकर पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं इंस्पेक्टर फखरुद्दीन। दरवाजा खोलो, राहू से बात करना है। राहू ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, फिर पूछा, इंस्पेक्टर साहब खैरियत तो है? इंस्पेक्टर बोला, मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ। तुम्हारी दोनों बेटियां घर में हैं? वो बोला, नहीं, वो यहीं कहीं मोहल्ले में होंगी। जीवन उन्हें ढूंढने गया है। इंस्पेक्टर ने कहा, उन्हें भूल जाओ, वो नहीं मिलेंगी। शांता का कलेजा धक से रह गया। राहू ने पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर बोला, थाने में एक नामालूम शख्स का फोन आया था। वो कह रहा था कुलसी और तारा के बदले कंवल और लाजो को अगवा किया गया है और रानी के बदले किसी वक्त भी जीवन को गोली मार दी जाएगी। हिसाब बराबर हो जाएगा।
शांता रोने के अंदाज में चीख पड़ी, नहीं, मेरे बेटे को कोई गोली नहीं मारेगा। आप जैसे पुलिस वाले हमारी हिफाजत करते हैं। मैं अपने बेटे को वडेरे साईं की हवेली में छुपा दूंगी। इंस्पेक्टर ने कहा, हम जीवन पर आंच नहीं आने देंगे। राहु, अपने बेटे को लेकर हवेली में आओ। जिसने कंवल और लाजो को अगवा किया है वो अभी हवेली में फोन पर बात करेगा। शांता ने अपनी छाती पीट कर कहा, हाय, वो जालिम मेरी मासूम बच्चियों को कहाँ ले गया है? मुझे बताओ, तुम्हारे सिपाही उन्हें ढूंढ रहे हैं या नहीं? इंस्पेक्टर बोला, मैं अपनी ड्यूटी खूब जानता हूँ। मैंने आसपास के तमाम थानों में फोन के जरिए इत्तला दे दी है। लड़कियों को अगवा करने वाला हमारे इलाके से बाहर नहीं जा सकेगा। उस वक्त कहीं करीब से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर राहु को धक्का देकर खुद अंदर आया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए बोला, बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें भी गोली लग सकती है। शांता ने चीख कर कहा, मैं बाहर जाऊंगी, मेरा जवान बेटा पता नहीं कहाँ होगा। राहु ने कहा, आज तक हमारे इलाकों में फायरिंग नहीं हुई और न ही कभी पुलिस वालों को आपकी तरह छुपना पड़ा। शांता ने कहा, आपके पास रिवॉल्वर है, आप बाहर जाकर मेरे बेटे को ला सकते हैं। इंस्पेक्टर झुंझलाकर बोला, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन दो लड़कियों को अगवा करने वाला, हमें चैलेंज करने वाला और यूं बस्ती में फायरिंग करने वाला वो हो सकता है। वो कुलसी को, तारा और रानी को राहु और गैर मुल्की शिकारी से न बचा सका, अब इंतकाम लेने आया है। वो कौन है और कितनी बड़ी कुव्वत का मालिक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से वहाँ तक उसका जिक्र हो रहा है। उसकी वजह से काशिफ अकबर की हुकूमत चली गई। खुफिया पुलिस वाले उसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसकी गर्द को भी नहीं पा रहे। ये सब कुछ देखते और समझते हुए क्या मैं एक अहमक की तरह एक रिवॉल्वर लेकर बाहर चला जाऊं? क्या मैं पागल हूं? जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें सुनाई थी। साथ ही जीवन ने खौफ से चीखते हुए कहा, दरवाजा खोलो माँ, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शांता ने दौड़ते हुए जाकर दरवाजा खोला। जीवन लड़खड़ाता हुआ अंदर आकर गिरा। माँ बेटे को उठाने लगी। इंस्पेक्टर ने दरवाजे को फिर बंद कर दिया। उसी वक्त घर के सामने तड़ातड़ फायरिंग हुई। फिर किसी ने कहा, दरवाजा न खोलना, हमारी ये फायरिंग धमकी थी। दरवाजा खुलने के बाद धमकी नहीं रहेगी। जीवन फर्श पर पड़ा हुआ था, उसके बाजू से खून बह रहा था। वो रोते हुए कह रहा था, माँ जी, वो मुझे दौड़ाते जा रहे थे और गोलियां चलाते जा रहे थे। एक गोली मेरे बाजू को छू कर गुजर गई। अभी तो बच गया हूँ, मगर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। माँ बेटे को गले से लगाकर रो रही थी और दिलासा दे रही थी कि उसे ममता के आंचल में छुपा कर रखेगी। ममता के साए में ना कोई गोली आएगी ना मौत आएगी। दरवाजे के बाहर वो खड़ा सुन रहा था। उसने कहा, वो तीनों मासूम बच्चियां भी अपनी माओ के साए में थीं, लेकिन राहु की दलाली ने उन्हें मौत दे दी। जो जवान बेटा अभी तुम्हारे साए में है वो जरूर मरेगा। माँ ने कहा, मैं बाहर आकर तुम्हारे कदमों में गिर पड़ूंगी, मुझे मौत तक ठोकरें मारते रहो, मगर मेरे बेटे को मत मारो। मिस्टर, वो बोला, वो तीन कमसिन लड़कियां जो ये नहीं जानती थीं कि जवानी क्या होती है और हरामकारी क्या होती है, उन्हें जबरन जवान बनाने की दरिंदगी की गई। वो भी तुम्हारी तरह रोती और गिड़गिड़ाती रही होंगी। उन्होंने भी अल्लाह के नाम का वास्ता दिया होगा। उन बच्चियों से दूर उनकी माओ की कोख जलती रही होगी, लेकिन दरिंदों को उन पर रहम नहीं आया। माँ बंद दरवाजे की तरफ हाथ जोड़कर बोली, मेरा बेटा बेकसूर है। जो जुर्म इसके बाप ने किया उसकी सजा बेटे को क्यों दे रहे हो? मिस्टर, वो ने कहा, मैं चाहता हूँ उन तीन लड़कियों की माओ की तरह तुम्हारी कोख भी जलती रहे और तुम एक माँ बनकर दुहाई देने वाली। क्या तुम अपने पति की हराम की कमाई नहीं खाती थी? तुम्हारे बच्चों की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो दलाली के पैसों से दौड़ रहा है। शांता रोते हुए पलटकर राहु से बोली, आप खामोशी से सुन रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? आप तो कहा करते थे कोई हमारा बाल भी बीका नहीं करेगा, पुलिस हम पर आंच नहीं आने देगी। बाहर से मिस्टर वो ने कहा, तुम्हारा पति ठीक कहता है, पुलिस, इंतजामिया और वडेरे राहु जैसे दलालों को तहफ्फुज देते हैं, लेकिन अब मैं साबित करना चाहता हूँ कि अवाम के अंदर से जब कभी ईमानी और तूफानी ताकत उभरती है तो उस ताकत के सैलाब में पुलिस, वडेरे और मनफी सरकारी मशीनरी तिनकों की तरह बह जाती है। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर वो, मेरी एक बात मान लो, यहाँ के वडेरे साईं कमाल सौले को बुलाने दो, वो आ जाए तो हमारे दरमियान कोई समझौता हो जाएगा। मिस्टर वो बोला, वडेरा कमाल सौले को मेरे दूसरे साथियों ने धमकी दी है कि वो हवेली से बाहर निकलेगा तो कल शहर की यूनिवर्सिटी से उसका बेटा 4 कांधों पर आएगा। वो वडेरा साईं सुबह तक हवेली से नहीं निकलेगा। इंस्पेक्टर बोला, प्लीज हमसे कोई समझौता कर लो। मिस्टर वो बोला, हाँ कर रहा हूँ, अभी मोबाइल फोन के जरिए जिले के डीसी से बात कर रहा हूँ, तुम सब ये बातें सुनो। थोड़ी देर खामोशी रही। वो मोबाइल फोन के जरिए राब्ता करता रहा, फिर बोला, हेलो, अपने डीसी से कहो फोन पर वो बोल रहा है।
मिस्टर वो। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या तुम वही मिस्टर वो हो, यानी कि वही जिसका जिक्र साहब करते रहते हैं? मिस्टर वो ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। देर न करो, बात करवाओ। 1 मिनट के बाद डीसी की आवाज सुनाई दी, हेलो, क्या तुम वाकई मिस्टर वो बोल रहे हो? मिस्टर वो ने कहा, हाँ, तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए। तुम्हें इत्तला दी गई है कि मैं अपने जांबाजों के साथ थर पहुंचा हुआ हूँ और राहु नामी दल्लाल की 2 बेटियों को अगवा कर चुका हूँ। नई इत्तला यह है कि राहु के जवान बेटे को गोली मारकर जख्मी किया गया है। अभी मैं छाछरों की एक बस्ती में हूँ। यहाँ कुछ देर तक फायरिंग होती रही है। बस्ती वाले खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अपने अपने घरों में दुब के बैठे हैं और एक घर के अंदर मैंने यहाँ के एक पुलिस इंस्पेक्टर को, राहु को और उसकी बीवी बेटे को कैदी बनाया हुआ है। ये तमाम कैदी बंद दरवाजे के पीछे मेरी बातें सुन रहे हैं। डीसी बोला, मैं यकीन करना चाहता हूँ कि तुमने पुलिस इंस्पेक्टर को कैदी बनाया है। वो एक सलाखों वाली खिड़की के पास आकर बोला, इंस्पेक्टर खिड़की खोलो और ये फोन लेकर अपने बाप से बात करो। खिड़की का एक पट खुल गया। वो अंधेरे में था। उसने हाथ बढ़ाकर सलाखों के दरमियान से मोबाइल फोन पहुंचाया। वो फोन लेकर बोला, हेलो सर, मैं छाछरो पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर फखरुद्दीन बोल रहा हूँ। डीसी ने पूछा, क्या तुम कैदी बने हुए हो? इंस्पेक्टर बोला, क्या बताऊं सर, अचानक फायरिंग शुरू हुई। मैं राहु के घर में था। उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। वो खिड़की के करीब बुलंद आवाज से बोला, इंस्पेक्टर गलत कह रहा है, मेरे पास कोई फौज नहीं है, इस मकान को घेरा नहीं गया है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मगर तुम्हारे इंस्पेक्टर ने माँ का दूध नहीं पिया है, वो इस मकान से बाहर आने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर तुम्हें इंस्पेक्टर की बेबसी का यकीन हो गया है तो मैं कुछ काम की बातें करूं? डीसी बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर सलाखों के दरमियान से फोन लिया, फिर उसे कान से लगाकर कहा, डीसी तुम हुकूमत की मशीनरी के एक पुर्जे हो, तुमसे भी बड़े बड़े पुर्जे बल्कि पूरी मशीनरी ये मालूम करने की कोशिश में है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं सियासी बिसात के किस खाने में रहता हूँ। आज मैं तुम्हें अखबारात के लिए और हुकूमत के मुख्तलिफ मीडियाज के लिए अपना नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम अमीर हमजा है, कैप्टन अमीर हमजा। जब तुम ये नाम ऊपर वालों को बताओगे तो वो इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड रूम में जाकर कैप्टन हमजा के नाम की फाइलें निकालेंगे, तो फिर मेरी पूरी हिस्ट्री तमाम सियासतदानों, आज के हुक्मरानों और अवाम के सामने आ जाएगी। अब तुम मेरे नाम और मेरी शख्सियत के बारे में कोई बात न करना। बात मैं कर रहा हूँ, तुम सुनो और तमाम सियासतदानों को सुनाओ कि दोनों हाथों की 10 उंगलियों में धागे बांधकर अवाम को कठपुतलियों की तरह नचाने का दौर गुजर चुका है। आज से इस मुल्क में सिर्फ 2 बड़े सियासतदान नहीं होंगे, एक तीसरी सियासी कुव्वत अवाम होगी। मैंने केटी बंदर के हवाले से एक आखिरी कोशिश की थी कि एक करप्ट सियासतदान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाऊं, लेकिन ये हकीकत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि कानूनी चाराजोई की इब्तिदा होते ही सियासतदान बड़ी अय्यारी से अपने बचाव का रास्ता निकाल लेते हैं। जैसा कि काशिफ अकबर ने असेंबली टूटने के बाद अपने खिलाफ मुहासबे के तमाम रास्ते कम से कम 3 माह के लिए बंद कर दिए हैं। आइंदा नई हुकूमत कायम होने के बाद उसका मुहासबा कामयाबी से होगा या मुहासबे का ड्रामा खिला जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और उस वक्त मैं क्या करूंगा, ये मैं उस वक्त के हालात पर छोड़ रहा हूँ। फिलहाल थर के एक छोटे मुजरिम राहु की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा सरकारी एजेंट है जिसे हम अपनी जबान में दल्लाल कहते हैं। दिन को जानवरों का शिकार करता है और रात को शराब के अलावा तुम्हारी बहनों और बेटियों को पेश करता है। हाँ, अभी मैंने तुम्हारी बहनों और बेटियों को कहा है, क्योंकि कुलसी तारा और रानी मेरी बहनें और तुम्हारी बेटियां थीं। तुम्हारी इंतजामिया ने उनके कातिलों को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि ऐसा करने से उनके मुल्क से सिफारती ताल्लुकात खराब हो जाते। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि हम इतने बेगैरत हैं कि अपनी पाक कौम की औरतों को पेश करके दूसरे ममालिक से सिफारती ताल्लुकात कायम रखते हैं। थू है तुम्हारी पॉलिसी पर। आज मैं यहाँ की बेगैरत इंतजामिया को सजा देने आया हूँ, लेकिन सजा देने से पहले एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि कानून के तकाजे पूरे करूं। मैं तुम्हें 48 घंटे की मोहलत देता हूं। तुम अपने हाथों से अपना जराइम नामा लिखो। उन 3 लड़कियों से पहले कितनी मासूम बच्चियों को गैर मुल्की अय्याशों के सामने पेश किया गया है, उनकी तफसीलात भी लिखो और उस जराइम नामे के साथ खुद को अदालत में पेश करो। अगर तुमने ऐसा न किया तो 48वें घंटे के बाद तुम्हारी जवान बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। मैं पेशगी इत्तला दे रहा हूँ। तुम्हारे घर में जो कुलसी तारा और रानी है, उसकी हिफाजत के लिए अमरीका से फौज बुलवा लो। होगा वही जो मैं कह चुका हूँ। डीसी ने जैसे थूक निगलते हुए अटक अटक कर कहा, मिस्टर हमजा, मेरा मतलब है कैप्टन अमीर हमजा, प्लीज मेरी ये बात समझो। हमारे मामलात में या इख्तलाफात में हमारे बच्चों पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। वो बोला, मैं तुम लोगों की तरह जालिम और बेगैरत नहीं हूँ। मैंने राहु की बेटियों को अगवा किया है, उसके बाद तुम्हारी या किसी भी बेगैरत ओहदेदार की बेटी या बहन को अगवा करूंगा तो उन सबको अपनी कौमी गैरत बनाकर तहव्वुल
तहफ्फुज़ दूंगा। अगवा करना एक मुजरिमाना खेल है। मैं ये जुर्म तुम सबको सबक सिखाने, तुम्हारी आंखें खोलने और तुम्हें तौबा करने का मौका देने के लिए करूंगा। मैं राहू और इंस्पेक्टर फखरुद्दीन को कल सुबह 10 बजे तक जिंदा रहने और तौबा करने की मोहलत दे रहा हूँ। ये अभी यहाँ से कराची जाएंगे और कल सुबह 10 बजे तक अदालत में पेश होकर अपने जराइम का एतराफ करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो कल ठीक 11 बजे राहू के जवान बेटे जीवन को गोली मार दी जाएगी। राहू को फरार होने के लिए सरहद पार भारत जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसकी लाश पाकिस्तान की मिट्टी में लिथड़ी जाएगी और इंस्पेक्टर फखरुद्दीन हमारी पुलिस में ईमानदार, गैरतमंद और फर्ज शिनास सिपाही और अफसरान भी हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी वर्दी की तौहीन हो, लिहाजा अभी कराची जाने और इस मकान से निकलने से पहले पुलिस की वर्दी उतार दो और अगर कल सुबह 10 बजे तक अदालत में न पहुंचे तो बहुत ऊपर पहुंचा दिए जाओगे। तुम दोनों की इत्तला के लिए कह दूं कि मेरे जांबाज कल तुम लोगों से इतने फासले पर रहेंगे जितने फासले पर मौत एक टारगेट बना कर रहा करती है। मैं इतनी देर से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। बाज लोगों को डींगे मारने की आदत होती है। तुम तीनों कल सुबह 10 बजे तक मेरे मुतालिक भी यही राय कायम कर सकते हो। बहरहाल कल तक के लिए तुम्हारा खुदा ही हाफिज है। उसने फोन बंद कर दिया, फिर कहा, इंस्पेक्टर मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद ये मकान छोड़ो, राहू के साथ कराची जाओ। उसकी बीवी और बेटे को यहीं रहने दो। जवान बेटा इस मुल्क से बाहर जाएगा तो कल सुबह से पहले ही मारा जाएगा। खिड़की से देखो, मैं जा रहा हूँ। वो दोनों खिड़की के पास उसका एक पट खोल कर देखने लगे। सामने गली में नीम तारीकी थी। जाने वाला एक साए की तरह नजर आ रहा था। राहू ने सरगोशी की, आपके पास रिवॉल्वर है? वो नहीं जानता है, इसलिए बड़ी शान से अकड़ता हुआ जा रहा है। वक्त जाया न करो। इंस्पेक्टर भी समझ रहा था कि यही मौका गनीमत है। वो फोन पर डीसी से कह चुका था कि वो बिल्कुल तन्हा है और अब वो तन्हा ही जा रहा है। उसने फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर उसका निशाना लिया। रात के सन्नाटे में ठाई की जोरदार आवाज से गोली चली। इंस्पेक्टर की चीख सुनाई दी। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर खिड़की के बाहर गिरा और वो कमरे के अंदर उछलकर फर्श पर आया। फिर चंद लम्हों में तड़प तड़प कर हमेशा के लिए साकित हो गया। राहू थर थर कांपते हुए देख रहा था। खिड़की के पास कैप्टन अमीर हमजा नजर आ रहा था और कह रहा था, वो जो गली में जा रहा है मेरा एक जांबाज है। मैं तो पहले की तरह यहीं खिड़की के पास दीवार से लगा खड़ा था। उसने मोबाइल फोन जेब से निकालकर डीसी से राब्ता किया, फिर कहा, सुनो, यहाँ सिचुएशन बदल गई है। ये लोग कानून के तकाजे पूरे करके अपनी तबई उम्र तक जी सकते थे, लेकिन मैं इनसे रुखसत होकर जा रहा था कि ये अपनी बदमाशी पर उतर आए। इंस्पेक्टर फखरुद्दीन मुझे गाफिल समझकर गोली चलाना चाहता था, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये तुम राहू की जबानी सुनो। उसने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर फोन दिया। राहू ने उसे लेकर कान से लगाकर कहा, श्रीमान मैं आपका दास राहू बोल रहा हूँ। ये हमारे कप्तान हमजा साहब जबान के धनी हैं। ये हमें मोहलत देकर जा रहे थे, मगर इंस्पेक्टर का मगज फिर गया। वो कप्तान साहब को गोली मारना चाहता था। इससे पहले कप्तान साहब ने इसे गोली मार दी। जी हाँ, अच्छा जी, फोन दे रहा हूँ। उसने सलाखों से बाहर फोन बढ़ाया। अमीर हमजा ने उसे कान से लगाकर कहा, आपने चश्मदीद गवाह का बयान सुन लिया, लेकिन गवाह ने यह नहीं बताया कि इंस्पेक्टर को गोली चलाने का मशवरा उसी ने दिया था। उसने खिड़की के अंदर फोन का रुख करते हुए कहा, राहू मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता। ऊंची आवाज में बोलो, तुमने गोली चलाने का मशवरा दिया था। वो सहम कर बोला, जी हाँ, मगर मैंने तो यूं ही कहा था। मुझे क्या मालूम था कि ये सचमुच गोली चलाने लगेगा। अमीर हमजा ने अपने कान से फोन लगाकर कहा, डीसी सुना तुमने? डीसी बोला, हाँ। इन दोनों ने नादानी की है। हमजा बोला, तुम इसे नादानी कहोगे, मैं इसे मक्कारी कहता हूँ, और जो एक बार मक्कारी करे मैं उसे दूसरी बार शातिर बनने का मौका नहीं देता। राहू यहाँ से कराची नहीं जाएगा, रास्ते में फरार हो जाएगा और मक्कारी दिखाएगा। राहू ने खौफ से लरसते हुए रिवॉल्वर की तरफ देखा जिसका रुख उसकी तरफ था। वो बोला, नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे हुक्म पर चलूंगा। कल सुबह अदालत ठाए से गोली चली। वो चीख मार कर गिरा। शांता और जीवन रोते हुए उसके पास आए, उससे लिपट कर रोने लगे। अमीर हमजा ने फोन पर कहा, तुमने गोली चलने की आवाज सुनी? राहू भी जहन्नम में चला गया है। मैं किसी एक का झूठ, एक फरेब भी बर्दाश्त नहीं करता। ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। 48 घंटे के अंदर अपना आमाल नामा खुद लिखकर अदालत में नहीं जाओगे और अपनी बेटी की हिफाजत करने में वक्त जाया करोगे तो 48 घंटे की मोहलत खत्म हो जाएगी। अपने तमाम जराए और इख्तियारात इस्तेमाल करो। कल किसी वक्त तुम्हारी बेटी मेरी तहवील में होगी। उसने फोन बंद करके जेब में रखा। वो माँ बेटे राहू की लाश से लिपट कर रो रहे थे। उसने रिवॉल्वर का रुख जीवन की तरफ किया, फिर गरजते हुए उसे मुखातिब किया, जीवन, कुत्ता मर जाए तो दूसरे कुत्ते उससे लिपट कर नहीं रोते।
तोड़ते। खड़े हो जाओ। शांता अपने बेटे को निशाने पर देखते ही चीख मार कर उससे लिपट गई। वो बेटे के लिए ढाल बन गई, रोने और गिड़गिड़ाने लगी, रहम की भीख मांगने लगी। अमीर हमजा ने कहा, मेरी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों से अपनी माँ के आंसू बहते देख रहा हूँ। एक शर्त पर तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ सकता हूँ। वो उठकर दौड़ते हुए खिड़की के पास आई, हाथ जोड़कर बोली, मेरे बेटे तुम जो बोलोगे वही करूंगी। अमीर हमजा ने कहा, कल तक अपने पति का क्रियाक्रम कर लो, फिर रात ही को बेटे के साथ सरहद पार चली जाओ। क्रियाक्रम के वक्त तुम्हारी दोनों बेटियों को तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। वो रो रो कर उसे दुआएं देने लगी। वो बेनियाजी से पलटकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।